नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में। जो आम तौर पे जिसके बारे में हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी युद्ध हुए हैं उसमें यूरोपियन पावर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले वीडियो को थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूँगा, फिर से रिवीजन करना चाहूँगा कि पिछला वीडियो जो था हमारा एंशियंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री के बीच के दौरान लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में हमने बात किया था। तो उस युद्ध में जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? वो पहला युद्ध जो हुआ था दशराग्य युद्ध था, जिसमें राजा सुदास 10 जनों को डिफीट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में 326 बीसी में 326 बीसी में जो युद्ध होता है हाइडेस्पीड या वितस्ता का युद्ध होता है। फिर कलिंग का युद्ध होता है, जो अशोक कलिंग पे हमला करते हैं, तोसली पे अधिकार कर लेते हैं। तोसली कलिंग की राजधानी थी। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ईस्वी में। तो ईस्वी में हम देखते हैं कि गुप्ताज पीरियड में स्कंद गुप्त ने कैसे 458 ईस्वी में जो है हुड़ों को डिफीट किया था। फिर इसके बाद हर्षवर्धन और पुलकेशियन के युद्ध के बारे में हमने बात किया था। तो वहां पे हमने देखा था तो पुलकेशियन और हर्षवर्धन के बीच में जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन एहोल अभिलेख में मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री मिडवल हिस्ट्री में आते हैं तो वहाँ पे मीर कासिम का जो हमला होता है, मीर कासिम का हमला जो होता है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम भी बोला जाता है। मीर कासिम नहीं बल्कि उसका पूरा नाम जो था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम का हमला होता है, कहाँ पर होता है? दाहिर के राज्य सिंध पर होता है, जहाँ पे राजा दाहिर मारे जाते हैं। 711-12 का ये बात है, 712 में मारे जाते हैं। इसके बाद जो था सोमनाथ पे महमूद गजनवी 1025 के दिसंबर में हमला करता है, 1026 ईस्वी में। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी अटैक करते हैं 1191 और 92 में। तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय का युद्ध होता है। लास्ट में पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में मारे जाते हैं। दिल्ली पे मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद सल्तनत पीरियड शुरू हो जाता है, जिसमें 5 वंश शासन करते हैं। हमारा गुलाम वंश शासन करता है, खिलजी वंश शासन करता है, तुगलक वंश शासन करता है, सैयद वंश और लोदी वंश शासन करता है। लोदी वंश के जो आखिरी शासक थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पर बाबर अटैक करते हैं और पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित करते हैं। इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और इसके बाद जो है बाबर दिल्ली पे आ जाते हैं। फिर बाबर जो है खानवा का युद्ध लड़ते हैं राणा सांगा के साथ, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। फिर उनके बेटे जो थे हुमायूं, वह जो थे शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध लड़ते हैं। फिर वो भाग जाते हैं, भाग कर जाना पड़ता है, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर इसके बाद हुमायूं वापस आते हैं तो सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ते हैं। फिर अकबर आ जाते हैं, अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ते हैं। इसके बाद अकबर जो है एक और युद्ध लड़ते हैं, जो हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के साथ वो 1576 में वो लड़ाई होती है, जून 1576 में आने वाला है, 18 जून को हुआ था। ठीक इसके बाद जो अगर हम साउथ में देखेंगे तो साउथ में 1565 में एक लड़ाई होती है, जो विजयनगर साम्राज्य पर जो है 4 बहमनी राज्य बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन 4 राज्यों ने मिलकर उस पर हमला किया था। किसके ऊपर? विजयनगर साम्राज्य पे हमला किया और पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इसी पीरियड में हम देखते हैं बाबर यहां पर पानीपत का युद्ध लड़ रहे हैं 1526 में, लेकिन 1498 वास्को डिगामा आ चुके हैं भारत में। इसके बाद जो है अकबर से मिलने आते हैं हेक्टर, क्या बोलते हैं उनका, क्या नाम था उनका, एक दूत आते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। टॉमस रो तो जहांगीर से मिलने आए थे। उसके बाद हॉकिंग्स आते हैं अकबर से मिलने, लेकिन मिल नहीं पाते हैं, अकबर की डेथ हो जाती है, वो जहांगीर से ही मिलते हैं। इसके बाद यूरोपियन पावर अपना कब्जा कर लेती हैं और यहाँ से भारत में यूरोपियन पावर आती है। लेकिन हम चले जाएंगे औरंगजेब की डेथ तक। औरंगजेब की डेथ जो होती है 1707 में हो जाती है। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य के अयोग्य उत्तराधिकारियों का दौर शुरू हो जाता है और मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे में एक शासक बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एकदम कमजोर शासक थे, चापलूसों से घिरे रहते थे, वो मतलब अयोग्य थे। उसी के टाइम पर जो है अफगानिस्तान और फारस का एक राजा था जिसका नाम था नादिर शाह जो थे वह भारत पे अटैक करते हैं 1739 में। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर अटैक होता है। किसका?
नादिर शाह का। नादिर शाह जब अटैक करते हैं तो करनाल, आज का जो करनाल है हरियाणा में पड़ता है, वहां पे जो है मोहम्मद शाह रंगीला यानी मुगल सेना और नादिर शाह के बीच में लड़ाई होती है। मुगल शासक जो बहादुर शाह रंगीला डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, उनको भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है और नादिर शाह दिल्ली में कब्जा कर लेते हैं। भयानक लूटपाट करते हैं, बहुत ज़्यादा कत्लेआम करते हैं, करोड़ों रुपए लूटते हैं, तख्ते ताउस कोहिनूर वगैरह लूट कर ले जाते हैं। यह युद्ध होता है 1739 में, 1739 में यह युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध था 1739 में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ। नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, कोहिनूर, तख्ते ताउस सब कुछ उठा ले गया, कुछ नहीं छोड़ा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इस चीज को देख रहे थे कुछ और लोग भी। वो कौन लोग थे जो इस युद्ध को देख रहे थे? करनाल का युद्ध वो देख रहे थे प्रमुख पावर फ्रेंच और अंग्रेज। अंग्रेज लोग जो है, अंग्रेज और फ्रेंच लोग इस युद्ध को देख रहे थे। अब अंग्रेज और फ्रेंच यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को और फ्रेंच इंडिया कंपनी को अच्छे से समझ में आ गया कि बहादुर शाह जो मोहम्मद शाह रंगीला के हारने के बाद भारत में कोई सेंट्रल पावर नहीं है, भारत का पापा कोई नहीं है। ऐसे कंडीशन में इन पावर ने यह डिसाइड किया कि अब भारत में हम ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि अब हम पॉलिटिकल पावर के तौर पे स्टैब्लिश होंगे। और इसी चक्कर में इन दोनों पावर ने भारत में अपना एक जबरदस्त प्रतिद्वंदिता या राइवलरी शुरू कर दी। और इसी चक्कर में इन पावर ने आपस में तीन युद्ध लड़े, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कर्नाटक युद्ध का मतलब यह है, कर्नाटक मतलब आज का कर्नाटक नहीं है, आज का कर्नाटक नहीं है जहां पे कोलार, गोल्डफील्ड और केजीएफ है। ये वाला कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आंध्रा का कुछ समुद्री तट और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है, यानी हमारा समुद्री तट या ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, उड़ीसा से नीचे का एरिया, उड़ीसा से नीचे आंध्रा का कुछ एरिया हो जाता है और तमिलनाडु का कुछ एरिया हो जाता है। ये जो समुद्री तट था उसे कर्नाटक बोला जाता था। उस एरिया पे जो नवाब थे उनको लेकर लड़ाइयाँ हुई थी, तो उन्हें हम कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 में। देखिए 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, इसके बाद ये लोग अपना आजमाइश शुरू कर दिए। ठीक है, ये 1546 से 1548 होगा, ये गलत लिख दिया गया है, ये गलत लिख दिया गया है, इसको सही कर लेते हैं। यह 48 होगा, यह 48 होगा, 1748 होगा, 1746 से 1748 के बीच का है, यह 48 होगा। ठीक है, 1748 तक यह युद्ध हुआ था, कर्नाटक का पहला युद्ध। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि यूरोप में जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर दो पार्टियां थी। एक पार्टी को फ्रेंच सपोर्ट करते थे, दूसरी पार्टी को जो थे ब्रिटिश सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि लेडी वहां की राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, वहां की रानी बन जाए, लेकिन फ्रेंच लोग थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, वो लेडी को नहीं चाहते थे, कैथोलिक चर्च के प्रभाव में थे। तो ये लोग कहते हैं मतलब लड़की जो है, स्त्री जो है, वह विमेन जो है वह रानी नहीं बन सकती। इसी को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है यूरोप में। और जब वहां पे इनके देश लड़ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों कंपनियां लड़ेंगी। नतीजा क्या होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? फ्रेंच कंपनी के जहाजों को लूट लेती है। इसके बाद यहाँ ये लड़ना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लड़ाई आपस में कहीं पर ये जीतते हैं, कहीं पे वो जीतते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, 2 साल तक चलता रहता है। अंत में यूरोप में जब एक्स-ला-सैपल की संधि हो जाती है दोनों देशों के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो भारत में दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच इंडिया कंपनी दोनों जो है शांत हो जाती हैं, दोनों लड़ाई बंद कर देती हैं। फिर दूसरा कर्नाटक का युद्ध था। दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो था प्योरली भारत के अंदर के विवाद थे। भारत में हैदराबाद के नवाब की डेथ के बाद उनके 2 उत्तराधिकारी थे, एक उनका पौत्र था, दूसरा उनका बेटा था। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो यहां पे भी दोनों पार्टी को ये दोनों कंपनियां सपोर्ट करती हैं। कर्नाटक में भी यही होता है। कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, 2 पार्टियां थी, दोनों को फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे के कैंडिडेट को जिताने के लिए आपस में लड़ती हैं, ताकि इन दोनों जगहों पर, हैदराबाद दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में थी, अगर उस पर कंट्रोल हो जाए तो क्या बात है, तो वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। और यह लड़ाई चलती रहती है 1749 से लेकर 1754 तक। आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कहीं ये जीतते हैं, कहीं वो हारते हैं। तो अल्टीमेटली हैदराबाद में फ्रेंच डोमिनेंस इस्टेब्लिश होता है और कर्नाटक में जो है कलायू की मदद से जो है चांदा साहब को मार दिया जाता है और यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का कैंडिडेट जो होता है वह जीतता है और नवाब बनता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, लास्ट में जब दोनों हार जाते हैं तो 1754 में एक संधि कर लेते हैं, पौंडीचेरी की ट्रीटी। पौंडीचेरी की ट्रीटी के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और कहते हैं चलो अब आगे चलते हैं। अब तीसरा युद्ध होता है। तीसरा युद्ध भी होता है, यूरोप के अंदर एक युद्ध हो जाता है, 7 ईयर वार छिड़ जाता है, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ थे। जब फ्रांस और इंग्लैंड यूरोप में एक दूसरे के खिलाफ हैं तो यहाँ ये दोनों कंपनियां फिर शुरू हो गई। फिर ये दोनों कंपनियां शुरू हो गई और इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एडवांटेज मिल जाता है इसी पीरियड के बीच में। इसी पीरियड के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध जीत जाती है। प्लासी का युद्ध जीत जाती है और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी के पास अब संसाधन की कोई कमी नहीं थी, जबकि फ्रेंच कंपनी के पास संसाधनों की कमी थी। वह सीधे सीधे गवर्नमेंट से ऑपरेट की जाती थी और उस समय फ्रांस जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा था। लुई 14वें का टाइम पीरियड था, उस समय फ्रांस जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजरने के दौर में फंसने वाला था, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट फैला हुआ था। नतीजा क्या है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना सपोर्ट उसके देश से नहीं मिलता, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही अपना संसाधन बना चुकी है। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि हमको फ्रेंच सत्ता को पूरी तरह से कमज़ोर कर देना है, परमानेंटली कमज़ोर कर देना है, शक्तिहीन बना देना है एकदम। इसलिए क्या करती है, वांडीवास का एक युद्ध होता है 1760 में। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच को बहुत बुरी तरह से हराया। और इसके बाद जो है जब पेरिस की संधि हो जाती है 1763 में, 10 फरवरी 1763 में, तो यह कहा जाता है फ्रेंच लोगों से कि तुम ये जो चंद्रनगर जो है तुम्हारा यहाँ पे, कहाँ पे, बंगाल में, या हमको दे दो और तुम अपने पौंडीचेरी में रहोगे, पौंडीचेरी के बाहर कोई बदमाशी नहीं करोगे। इसके बाद जो है फ्रेंच लोग जो है पौंडीचेरी के रीजन में ही रह जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं करते हैं। तो इससे जो है फ्रांसीसियों की शक्ति इस वांडीवास के युद्ध के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और ब्रिटिशर्स पूरी तरह से सुपर पावर बन जाते हैं। इसके बाद अभी इसी दौरान जो एक और युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बारे में हमने डिटेल से कल बात कर ही लिया अपने लेक्चर में, फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। प्लासी का युद्ध जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के कुछ दुश्मन थे, जैसे उनका मौसेरा भाई था, उनकी मौसी घसीटी बेगम थी, उनके दीवान थे, उनका जो सेनापति मिर्जाफर था, कुछ बंगाल के व्यापारी भी थे, वह भी इनके खिलाफ रहते थे। अंग्रेज बराबर उनको सपोर्ट करते रहते थे और अंग्रेज अपने कलकत्ता, जब ये कर्नाटक वार चल रहा था उसी दौरान कलकत्ता में उनका जो ऑफिस था, जो उनकी फैक्ट्री थी, फोर्ट विलियम था, उसको ज़बरदस्त वो मिलिटरली स्ट्रांग कर रहे थे। यह बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। सिराजुद्दौला उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। काल कोठरी की घटना होती है, 146 लोगों को 14/13 के कमरे में बंद कर दिया जाता है 21 जून की गर्मी में, और उसमें से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचते हैं। इसी बात को लेकर फिर क्लाइव आ जाते हैं, क्लाइव मद्रास से आते हैं। इसके बाद अलीनगर की संधि हो जाती है और इसके बाद फिर क्या होता है, क्लाइव बंगाल में आते हैं, साजिशें रचते हैं, सारे विरोधियों को मिलाते हैं और उसके बाद नवाब के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप ट्रीटी तोड़ रहे हैं अलीनगर की, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। सेना लेकर चलते हैं, नवाब भी उधर से सेना लेकर आते हैं मुर्शिदाबाद से। प्लासी की जगह पर युद्ध होता है, जो हुगली नदी के किनारे या भागीरथी नदी के किनारे एक छोटी सी जगह है मुर्शिदाबाद से 30-32 किलोमीटर पहले, वहां पे लड़ाई होती है। नवाब जो है अपने नवाब और उनके बॉडीगार्ड अंगरक्षक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मिर्जाफर जो उनके सेनापति थे वो गद्दारी कर चुके थे, सेना निष्क्रिय हो जाती है। अल्टीमेटली मिर्जाफर जो है पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, मिर्जाफर जो है राजा बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं। यह पूरी कहानी थी प्लासी की युद्ध की। प्लासी का युद्ध था 1757 को हुआ था, 23 जून को, और 29 जून को मार दिए जाते हैं नवाब सिराजुद्दौला। कहीं कहीं 2 जुलाई भी मिलता है। जो भी हो, एक हफ्ते में ही मतलब बंगाल का नवाब बदल दिया जाता है। मीर जाफर के बनने के बाद जो है, मीर जाफर के नवाब बनने के बाद एक और युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में क्या होता है? बेदरा के युद्ध में डच लोगों को अंग्रेजों ने बुरी तरह डिफीट किया है। 1760 में वह युद्ध हुआ, ठीक है। बेदरा का युद्ध जो था 1760 में बेदरा का युद्ध था। इस युद्ध में डच लोगों को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह हराया और भारत से उनका चैप्टर क्लोज,
ठीक है। अब जो है पूरी तरह से सुपर पावर कौन है, पूरी तरह से सुपर पावर जो है लोग बन चुके हैं। 63 में जाके अंग्रेजों ने फ्रेंच लोगों को भी पूरी तरह से हरा दिया कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, तो पूरा पावर बन चुके हैं। लेकिन एक और घटना हो रही है, जब यहां पर देखा जाए बंगाल में ये सब चल रहा था, तो 1761 जनवरी 1761 में एक और घटना हो रही है। हम देखेंगे कि इस पीरियड में जो है औरंगजेब की डेथ के बाद मराठे बहुत तेजी से पावरफुल बनते हैं, वो नॉर्थ इंडिया तक आ जाते हैं। ठीक है, जब वो नॉर्थ इंडिया तक आ जाते हैं और मुगल बादशाह कमजोर है, तो वो कहते हैं कि दिल्ली को हम प्रोटेक्ट करेंगे। मुगल बादशाह को आश्वासन देते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का जो शासक था, आता है भारत पे हमला करने, तो मुगल बादशाह की सुरक्षा की गारंटी मराठों ने ली थी। तो यह जिम्मेदारी थी कि मुगल सत्ता और दिल्ली को मराठे बचाएंगे। तो मराठा सेना जो है आ जाती है कहाँ पे, पानीपत के मैदान में, और उधर से अहमद शाह अब्दाली भी आता है पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। सदाशिवराव जो थे मराठों को लीड कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली अफगानों को लीड कर रहे थे। हरियाणा और आसपास के जितने छोटे मोटे राजा थे उन लोगों ने निष्क्रियता अपनाई, मराठों की मदद नहीं किया। इसके अलावा जो यूपी वेस्ट के जो रुहेलखंड का एरिया है, बरेली वगैरह का एरिया है, वहाँ के जो रुहेला सरदार थे उन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया। मौसम ऐसा था, बहुत खतरनाक मौसम था। जनवरी में मराठे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा, न गर्मी न ठंडी, मौसम अच्छा होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ठंड तो खतरनाक होती ही है। साथ ही साथ मराठे जो थे छापामार युद्ध में माहिर थे, यहाँ पे खुले मैदान में लड़ने आ गए। अहमद शाह अब्दाली के पास अच्छी तोपें थी, ऊंटों पर रखकर तोपें चला रहा था बंदा, क्यों ना जीतेगा युद्ध। टेक्नोलॉजी और स्पीड जिसके पास होगी वही लड़ाई जीतेगा ना। तो अहमद शाह अब्दाली ने भरपूर तोपों का इस्तेमाल किया। मराठे लोग इस युद्ध में बड़ी संख्या में मारे गए और पराजित हुए। मराठों की शक्ति समझिए छिन्न भिन्न हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जो आ जाता है कहाँ पे, दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में भयानक लूटपाट करता है और इस समय जो शासक थे दिल्ली के, मुगल बादशाह जो थे वह शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल बादशाह इस टाइम पर थे। शाह आलम द्वितीय बहुत बड़ी मुश्किल से मतलब जान बचती है उनकी। इसके बाद शाह आलम के पास न तो सेना थी मजबूत, वो असहाय स्थिति में थे। तो बुरी तरह से अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूटा और वह वापस चला जाता है। अब शाह आलम के सामने चैलेंज था कि अगर अहमद शाह अब्दाली दोबारा आ गया तो क्या होगा, कोई ऐसी पावर दोबारा आ गई तो क्या होगा। मराठे जो हमें बचा रहे थे वो तो मारे गए, खत्म हो गए, छिन्न भिन्न हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो शाह आलम को भी कोई एक सहयोगी चाहिए होता था। और इधर हम देखेंगे कि मीर जाफर को जब प्लासी के युद्ध के बाद नवाब बना दिया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जो है उससे असंतुष्ट होकर अंग्रेजों ने मीर कासिम नाम का एक क्या नाम था, मीर कासिम था, उसको बना देते हैं। ठीक है, मीर कासिम को बना दिया जाता है, क्या, नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, तो मीर कासिम जो था शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है, फिर उसे हटा दिया जाता है, वह अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। तो मीर कासिम अवध का नवाब जो था, अवध का नवाब भी थोड़ा सा अंग्रेजों से आशंकित था। इसके अलावा अवध के नवाब जो थे कानपुर से ईस्ट यूपी तक का उनका साम्राज्य था, कानपुर से वेस्ट जो था रुहेलखंड था। तो रुहेला राजाओं सरदारों से वो भी परेशान थे, तो उनको भी कोई सहयोगी चाहिए था। लास्ट में तीनों मिल जाते हैं, नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और मीर कासिम, ये लोग मिलकर अंग्रेजों से एक युद्ध लड़ते हैं। अंग्रेज आते हैं और एक जगह है बिहार में बक्सर, वहाँ पे एक लड़ाई होती है 1764 में। मीर कासिम जो थे अपने इस अलायंस को, संगठन को, अपने समूह को लीड कर रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। इस लड़ाई में क्या था, अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और इलाहाबाद की दो संधियां होती है। 12 अगस्त को जो संधि होती है नवाब मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, और 16 अगस्त को जो ट्रीटी होती है वह किसके बीच में होती है, वो सुजाऊ दौला जो अवध के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। क्लायू इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, लेकिन यह संधि के टाइम पर जो ट्रीटी हुई थी उसे साइन करवाने क्लायू ही आते हैं। जब यह युद्ध हो रहा था, बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो उस समय लीड करने वाला आदमी जो था हेक्टर मुनरो था, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था, वह हेनरी विंसी टार्ट था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अब अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। मैसूर एक शक्तिशाली शासक था जहां पे वडियार वंश के राजा थे, लेकिन उनका संरक्षक कौन बन चुका था? हैदर अली बन चुका था। हैदर अली अच्छे से जानता था कि अंग्रेज उसे जरूर परेशान करेंगे, तो वह भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है और अंततः अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ाई होती है। कब होती है? 1767 से लेकर 1769, 1767 टू 1769 के बीच में होती है। इस लड़ाई में हैदर अली बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं और आगे बढ़कर मद्रास को घेर लेते हैं। वो मैसूर पर आते हैं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी को घेर लेता है बंदा, और इसके बाद अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ता है। एक समझौता होता है, अनिर्णित होता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। मद्रास की ट्रीटी होती है जिसमें हैदर अली की धाक जम जाती है, अंग्रेजों को भी पैसा देना पड़ जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा था इस युद्ध में। पहला भारतीय शासक था जिसने अंग्रेजों को कायदे से झुकाया, वो हैदर अली था। लास्ट में दोनों पक्ष एक दूसरे का विजित क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र लौटा देते हैं और यह लड़ाई समाप्त होती है। इसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? 1780 और 1784 के बीच में चलता है। इसमें हैदर अली और हेक्टर मुनरो आपस में लड़ाई करते हैं। बाद में आयरकूट आ जाते हैं मैसूर से लड़ने के लिए, मतलब कि मैसूर पर हमला करने के लिए आयरकूट आ जाते हैं। और मैसूर की तरफ से जो हैदर अली थे, हेक्टर मुनरो जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, बाद में आयरकूट आ जाते हैं। और इसी युद्ध में क्या है, हैदर अली की भी 1782 में डेथ हो जाती है, फिर टीपू सुल्तान नेतृत्व करते हैं और इसी युद्ध में आयरकूट की भी मौत हो जाती है। ये नेचुरल मौत होती है, नहीं कि युद्ध के मैदान में गोली मरने लगने से होता है, बीमार पड़ के डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है टीपू सुल्तान आते हैं 1782 में। दोनों सेनाएं और 2 साल लड़ती हैं, युद्ध का रिजल्ट नहीं निकलता है। मंगलौर की संधि हो जाती है 1784 में और युद्ध समाप्त हो जाता है। दोनों एक दूसरे के युद्ध बंदियों को वापस कर देते हैं और क्या होता है, जीता हुआ क्षेत्र लौटा देते हैं। इसके बाद जो है, मंगलौर की संधि के बाद अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गई कि हमें अब टीपू सुल्तान को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम टीपू सुल्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दूसरी रियासतें भी ऐसा करेंगी। फिर हर जगह से, जैसे आपका इस टाइम तक देखें, मराठा भी है, हैदराबाद का निजाम भी है, इसके अलावा जो बंगाल में भी चल रहा है, अलग अलग रियासतें हैं। हर जगह अगर ऐसा होने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो फाइल ही क्लोज हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसे चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने अभी डिसाइड किया कि अब हमको टीपू सुल्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, मतलब एक बढ़िया लेसन देना पड़ेगा। अब इसके चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि अब अंग्रेजों ने गेम खेला। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को और मराठों को यह लालच दे दिया कि हम तुमको टीपू सुल्तान का जो एरिया है, मैसूर है, उसमें से हिस्सा दे देंगे जीतने के बाद। ये दोनों फंस जाते हैं, ये समझ नहीं पाते अंग्रेजों को। वैसे भी गोरे लोग जब बोलते हैं तो झूठ भी बोले तो लोगों को सच ही लगता है। वही हुआ था यहाँ पे, यही हो गया इन लोगों के साथ, ये लोग भरोसा कर लिए। ठीक है, इसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मदद नहीं किए। और होता क्या था कि जब ये अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ते थे तो कहीं मराठे उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, तो कहीं कोई और परेशान कर रहा होता था। तो इस बार अंग्रेजों ने कहा कि हम सबको लालच देके संतुष्ट करेंगे, शांत बैठा देंगे और पूरा फोकस जो है करेंगे टीपू सुल्तान के ऊपर। क्यों नहीं निकलेगा पीसीएसजे, पूरा फोकस उसी पे करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को किनारे कर देंगे। वही होता है यहाँ पे भी। हैदराबाद के निजाम को भी शांत करा दिया जाता है कि हम आपको यह एरिया दे देंगे, उत्तरी सरकार के जिले दे देंगे। मराठों को भी कह दिया जाता है हम आपका ये एरिया दे देंगे। मराठे भी शांत, सभी शांत, कोई इस टाइम पे अंग्रेजों को नहीं परेशान किया। अंग्रेजों ने पूरा फोकस करके 2 साल तक टीपू सुल्तान से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। अंत में टीपू सुल्तान पराजित हुए और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ा। कहीं कहीं ये श्रीरंगपट्टनम भी आपको मिलेगा, यह मैसूर और टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यहाँ पे संधि होती है जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ता है और उनकी सेना और उनके संसाधन कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद जो है चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है। चौथा एंग्लो मैसूर वार जो होता है वह होता है 1799 में। यह मार्च में शुरू होता है और अप्रैल में खत्म। 18-20 दिन में यह युद्ध खत्म हो जाता है। सोच के देखिए, कहाँ टीपू सुल्तान मैसूर रियासत 2-2, 3-3 साल, 4 साल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी, और यहाँ पे कुछ ही दिनों में 18-20 दिन में ही यह युद्ध खत्म हो गया। इसमें जो थे आर्थर वेलेस्ली जो थे अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। मैसूर की तरफ से जो थे टीपू सुल्तान थे। यह युद्ध इसलिए हुआ था कि टीपू सुल्तान जो थे वो नेपोलियन से
से संबंध संबंध स्थापित कर रहे थे। कौन से संबंध? पॉलिटिकल संबंध बना रहे थे, मिलिट्री वाले संबंध बना रहे थे, आर्थिक सहयोग लेने के चक्कर में पड़े थे और वहां से जो हथियार वगैरह भी लेने के चक्कर में पड़े थे। इस आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे थे। वहां पे जैकोबिन क्लब था तो यह भी जैकोबिन क्लब बना रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपना रहे थे, जो ब्रिटिशर्स कभी नहीं बर्दाश्त करते कि भारत में कोई आए, मतलब यूरोपियन पावर से भारत की रियासतें संबंध रखें। यह चीज अंग्रेज कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने इसीलिए सहायक संधि लाई, कहा कि हमसे जो है संधि साइन कर लो, किसी विदेशी से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। तो यही होता है यहाँ पे। टीपू सुल्तान नेपोलियन और फ्रांस से अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में पड़े थे, व्यापारिक संबंध स्थापित करने के चक्कर में पड़े थे, मिलिट्री रिलेशन स्थापित करने के चक्कर में पड़े थे, पॉलिटिकल रिलेशन। यह बात अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुई। बेलिजली ने कहा कि अब हमको टीपू सुल्तान को मिटाना पड़ेगा और इस चक्कर में अच्छी खासी सेना भेजी जाती है आर्थर बेलिजली के नेतृत्व में और यह लड़ाई होती है। टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। मैसूर के जो पुराना राजवंश था, वडियार वंश था, उसी का एक अल्पसंख्यक वंशज था जिसका नाम कृष्ण वडियार था, उसी को राजा बना दिया जाता है। बाद में विलियम बेंटिक जो है इसको भी राजा के पद से हटा के मैसूर को अधिग्रहित कर लेते हैं। अगला युद्ध जो है वह एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में है। कैसे अंग्रेजों ने मराठा पावर को टैकल किया, इसके बारे में देखते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था, पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782। 1761 में मराठे बुरी तरह मार खाए थे पानीपत के मैदान में। उसके बाद मराठों ने अपने को महाराष्ट्र और आसपास के एरिया पर ही फोकस करना उचित समझा। अब वो नॉर्थ इंडिया की तरफ उतना फोकस नहीं करना चाहते थे। अब वो अपनी ताकत वहां पे बढ़ा रहे थे। उसी समय पेशवा सब पोस्ट के लिए रघुनाथ राव जो थे ये एक दावेदार बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते हैं। एक्चुअल में इनके जो भाई थे वह पेशवा थे, उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है उनके जो ये पेशवा बनते हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ थी, पेशवा की जो वाइफ थी जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और बाद में उन्होंने बेटे को जन्म दिया और उसे पेशवा बनाया गया। इस चीज़ को लेकर यह बवाल चलता रहता है। तो रघुनाथ राव अंग्रेजों से एक ट्रीटी कर लेते हैं, बेसिन की संधि कर लेते हैं। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम पेशवा हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी जो पेशवा बनते हैं वो माधवराव द्वितीय बन जाते हैं। अब इधर जब लड़ाई चलती है तो पहले एंग्लो मराठा युद्ध में दोनों पावर बराबर लड़ती हैं और यहाँ पे जो है अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। अंततः सालबाई की संधि करके मामला शांत हो जाता है और इस संधि में यह तय किया जाता है कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, 20 साल तक नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये जो लड़ाई 1782 में हो जाती है, तो फिर देख रहे हैं आप 20 साल तक ये लड़ाई नहीं होती है। 1803 और 1805 के बीच में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है। जब 1882 में ट्रीटी हो जाती है तब अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि अगर मराठों को हम एक तरफ किनारे कर देंगे तब हम मैसूर से निपट लेंगे। अब 82 के बाद 92 आता है, 92 में उसका आधा राज्य ले लिया और 20 साल पूरा होने से पहले ही टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया। मैसूर का चैप्टर क्लोज। अब यहाँ पे जो है मराठे जो है मराठों को अब देखना इन्होंने शुरू किया। टीपू सुल्तान के बाद अब मराठों पे हाथ डाला इन्होंने। अब मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। उस समय पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे, ये कमजोर थे, उतने पावरफुल थे नहीं। तो सिंधिया जो थे, सिंधिया बेसिकली ग्वालियर के थे। अब याद रखिएगा ध्यान से, मराठों की 5 ब्रांचेस थी। एक जो थी सिंधिया थी जो ग्वालियर वाले रीजन पे रूल करते थे। भोसले जो थे वह नागपुर वाले एरिया पे रूल करते थे। होलकर जो थे वह अपना जो है इंदौर के आसपास का एरिया जो था वहां पे रूल करते थे। पेशवा जो थे पूना और महाराष्ट्र के एरिया पे रूल करते थे और गायकवाड़ जो थे वह गुजरात वाले बड़ौदा वाले रीजन पे रूल करते थे। ये मराठों की 5 जो क्लान था, मराठा कॉन्फेडरेशन जो था उसके ये 5 मेंबर थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि अब एक एक करके सबको हम अपना सहायक संधि में लाएंगे। तो अंग्रेजों ने जब लड़ाई शुरू की तो पहले सिंधिया को डिफीट किया, उनसे देवगांव की संधि किया और उनको संधियां या ट्रीटी है, ये संधियां मतलब ट्रीटी है, ठीक है, यहां पे ट्रीटी किया। तो सबसे पहले देवगांव की ट्रीटी करते हैं। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में चला। दिसंबर 1803 में भोसले जो थे नागपुर के शासक थे, इनको सहायक संधि के अंडर लिया, अपने कंट्रोल में किया, अपना फ्रेंड बना लिया एक तरह से। दूसरा उन्होंने संधि किया किसके साथ, ग्वालियर के सिंधिया के साथ किया। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई, इसमें सिंधिया ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब बच जाते हैं पेशवा, होलकर और गायकवाड़, इन लोगों को भी ये लोग कंट्रोल करेंगे।
तीसरे एंग्लो मराठे युद्ध में जो था, पेशवा के साथ बाकी लोग लड़ते हैं, सबको ये लोग निपटा देते हैं। लास्ट में क्या है, बाजीराव द्वितीय को कहते हैं कि तुम तीसरा युद्ध जो है 1817 से 1818 के बीच में लड़ा था, इसमें मराठे पराजित होते हैं। पेशवा जो पूना के शासक थे उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है, डिफीट कर लिया जाता है। अंग्रेज उनको पेंशन देके कहते हैं तुम चले जाओ उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर के पास बिठूर एक छोटी सी जगह है, तुम्हें वहीं कुछ जमीनें वगैरह दे देते हैं, पेंशन वगैरह दे देते हैं, तुम वहीं रहना। महाराष्ट्र और पूना की तरफ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर मराठे नाराज हो जाते तो अंग्रेज कभी भी वहां रूल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में हम शिवाजी के जो असली वंशज हैं उनको रियासत देंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने शिवाजी के जो वंशज थे प्रताप सिंह, उनको ढूंढा जाता है और उनको जो है सतारा का राजा बना दिया जाता है, जिससे मराठे सेटिस्फाइड रहते हैं। इस तरह अंग्रेजों ने मराठों को और मैसूर को दोनों को हस्तगत कर लिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मराठों ने सिखों को कंट्रोल किया, सिख सत्ता को कैसे काबू में किया, पंजाब पे कैसे अधिकार किया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे कुछ विदेशी देशों से युद्ध लड़े, जैसे एंग्लो नेपाल वार क्या था। इसके अलावा एंग्लो बर्मा युद्ध के बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और हम 1857 के पहले तक के सारे युद्धों को कवर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टारगेट फॉर आईक्यू ने पीसीएसजे के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए हैं। अगर आपको अधिक से अधिक पीसीएसजे में लाभ उठाना है, अधिक से अधिक अपने कोर्स को टाइमली कवर करना है और अधिक से अधिक लाभ उठाना है, तो आप हमारा पीसीएसजे का फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बिहार पीसीएसजे का मेंस का भी क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जीएस और लॉ का, साइंस का, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको फॉलो करिए, लिंक्डइन पर हमको फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमको फॉलो करिए और टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़िए और पीसीएसजे क्रैक करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।